अच्छा, तो यहाँ पे अब ऐसा है कि उसने एक लिस्ट बनाई कस्टमर्स की जिसमें 3 कस्टमर्स थे। हर कस्टमर को उसने इंडेक्स आईडी दे दी, जो आईडी किसके इक्वल थी, जो इंडेक्स होता है लिस्ट का उसके बराबर। कस्टमर आईडी 0 का मतलब यह है कि लिस्ट का 0 इंडेक्स है। कस्टमर आईडी 1 का मतलब है कि लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स है। कस्टमर आईडी 2 का मतलब है कि लिस्ट का सेकंड इंडेक्स है, एंड सो ऑन। अब उसके पास पूरी लिस्ट है, 3000 कस्टमर्स हैं उसके पास, हर किसी को एक आईडी प्रोवाइड की हुई है जो लिस्ट के इंडेक्स नंबर के हिसाब से है। अब वो चाहता है कि 2870 एक कस्टमर की आईडी है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालूं, या कस्टमर उस बैंक में आया है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करवाना चाहता है। तो ये नंबर हमें बता देता है कि जो लिस्ट का ये इंडेक्स है उस बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इंडेक्स के ऊपर सेव हुई है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उस लिस्ट के उस इंडेक्स से वो डिक्शनरी सारी की सारी पिक कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया डिक्शनरी टू लुक इन, और उसको मैंने इक्वल कर दिया कस्टमर 2870, यानी कि कस्टमर की जो लिस्ट थी उसके इस इंडेक्स के बराबर। तो अब क्या हुआ कि इस इंडेक्स के ऊपर जो पूरी डिक्शनरी पड़ी है वो अब आके इस वाली डिक्शनरी, इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगी। अब हमारे पास एक नई डिक्शनरी बन गई है जिसका नाम है डिक्शनरी टू लुक इन, और उसके अंदर कस्टमर 2870 की डिक्शनरी सेव हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को सर्च करेंगे और इस डिक्शनरी में से हम लोग उसका एड्रेस निकालेंगे। अब डिक्शनरी टू लुक इन हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसमें हमने कीवर्ड एड्रेस को सर्च किया और हमने उसके अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो कस्टमर एड्रेस के एक वेरिएबल में सेव करवा ली। ठीक है, तो कस्टमर एड्रेस के अंदर अब कस्टमर आईडी 2870 का एड्रेस सेव हुआ है। हम इस कस्टमर एड्रेस के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा के उसकी एड्रेस का जो वैल्यू है वो देख सकते हैं। इसको हम लोग पाइथन पे अभी सॉल्व भी करते हैं तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। द कोड असाइंस द डिक्शनरी हुज इंडेक्स नंबर इन द कस्टमर्स लिस्ट इज ये, उसका इंडेक्स नंबर है 2870 ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने जो उसको आईडी दी है कस्टमर को वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से ही दी है। तो हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्स नंबर 2870 है उसका। डिक्शनरी टू लुक इन हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, कस्टमर्स की जो लिस्ट थी उसका 2870 इंडेक्स नंबर पे जो कुछ भी पड़ा था वो पिक करके इसके अंदर सेव करवा दिया। कस्टमर एड्रेस हमने एक वेरिएबल बनाया, डिक्शनरी टू लुक इन हमारे पास जो डिक्शनरी थी जो हमने अभी नई क्रिएट की थी उसमें एड्रेस कीवर्ड सर्च किया और उसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे सेव करवा दी। ठीक है, द वेरिएबल डिक्शनरी टू लुक इन इज यूज्ड इन लाइन 2 टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द कस्टमर हुज आईडी इज 2। तो लाइन 2 में हमने क्या किया है, हमने इसको यूज किया है उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए। एंड द एड्रेस इज असाइंड टू द वेरिएबल कस्टमर्स एड्रेस। एड्रेस को हमने कस्टमर एड्रेस को असाइन कर दिया, इसको प्रिंट करवाएंगे कस्टमर एड्रेस को तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। One constraint presented by this scheme: if you lose a customer, you can't delete her dictionary from the list. इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक कस्टमर को लूज कर दोगे, you can't delete her dictionary from the list. If you do, index number of dictionaries will change. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ आ रही है तो ये बंदा ये पढ़ के दिखाओ आप लोगों को क्या समझ आती है, आपका थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेते। One constraint presented by this scheme: if you lose a customer, you can't delete her dictionary from the list. If you do, index number of dictionaries will change. इसका मतलब क्या है? कोई बताए, पाइथन स्पेशलिस्ट यहाँ पे। सर अगर अगर वो जो सा कस्टमर है वो चले जाता है तो सर उसका जो डाटा वो डिलीट नहीं हम कर सकेंगे, वो सेव ही रहेगा। डिलीट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर डिलीट हो ही नहीं ना सकता वो। डिलीट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आप लिस्ट में से एक एलिमेंट डिलीट करते हो सर तो वो इंडेक्स, बाकी एलिमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है अगर आप एक एलिमेंट दरमियान में से डिलीट सर कर? उसके सर जो उसके सीक्वेंस आ रहा है वो इंडेक्स नंबर्स का वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोगों के पास एक 3000 कस्टमर्स की लिस्ट है और हर कस्टमर को हमने लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर है उसके हिसाब से आईडी प्रोवाइड की हुई है, कि मतलब इंडेक्स नंबर 5 का मतलब ये है कि कस्टमर की आईडी का नंबर है 5। इंडेक्स नंबर 2000 का मतलब ये है कि कस्टमर की आईडी का नंबर है 2000। लेकिन हमने देखा कि जब लिस्ट में से हम लोग कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो उसके एलिमेंट से पीछे वालों का इंडेक्स नंबर तो सेम रहता है, लेकिन उससे आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स नंबर एक एक पीछे चला जाता है। तो अगर आपने कस्टमर नंबर यस सर। 2000 को आईडी 2000 असाइन की हुई है और बाद में वो कस्टमर छोड़ जाता है और आप उसको डिलीट कर देते हो, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो कस्टमर नंबर 2001 होगा अब उसका इंडेक्स 2000 हो गया क्योंकि वो पीछे आ गया।
2000। लेकिन आपने आईडी उसको 2001 असाइन की हुई है। इसी तरह 2000 से आगे जितने भी कस्टमर्स हैं सारों का एक एक वैल्यू जो है इंडेक्स की वो पीछे जंप कर जाएगी, लेकिन उनका जो आईडी है वो सेम की सेम रहेगी। सीक्वेंस खराब हो जाएगा सारा। सीक्वेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिलीट इसलिए नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हो आप डेल की कमांड लगाओगे वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगले वालों के इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ यू डू इंडेक्स नंबर ऑफ डिक्शनरीज विल चेंज, तो डिक्शनरीज के जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर वो दोबारा ज्वाइन कर ले, वो जो सा क्लाइंट छोड़ के गया है, सर इसमें क्या करेंगे? उसी जगह पे दोबारा सेव करेंगे कि वो न्यू लगाएंगे? तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना, आप बेशक उसको उसी जगह पे सेव कर लो या नया बना लो, इसमें तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, बेशक उसको एंड पे डाल दो, बेशक उसको दरमियान में कहीं भी डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दे विल स्टॉप मैचिंग द कस्टमर आईडीज इनसाइड देम। तो प्रॉब्लम ये है जी कि वो कस्टमर आईडी मैच नहीं करेगी, कस्टमर आईडी कुछ और होगी, इंडेक्स नंबर कुछ और होगा। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल इफ यू डिलीट द डिक्शनरी दैट हैज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 350 इन द लिस्ट, तो आपने 350 इंडेक्स नंबर वाली एलिमेंट को उस लिस्ट में से डिलीट कर दिया। हुज कस्टमर आईडी इज आल्सो 350, अब उसकी आईडी 350 थी तभी वो इंडेक्स नंबर 350 पे लाई कर रहा था। The next dictionary with an original index of 351 will now have an index of 350। अब 350 चूंकि डिलीट हो गया है तो जिसका इंडेक्स पहले 351 था अब वो 350 उसका इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो जंप बैक करके 350 पे आ गया। लेकिन उसकी कस्टमर आईडी फिर भी 350 ही है क्योंकि हमने उसको शुरू में असाइन कर दिया। बट द डिक्शनरीज पोजीशन ऑन द लिस्ट विल हैव मूव्ड अप टू 350। अब उसकी लोकेशन जो है डिक्शनरी की वो 350 होगी इंडेक्स में, लेकिन उसका जो हमने कस्टमर नंबर जो खुद से असाइन किया हुआ है वो 350 है। ठीक है, तो ये जो कस्टमर नंबर 012 आपने साइन किए हुए हैं ये आपने खुद से साइन किए हुए हैं। अगर आप देखो तो ये 0 1 और 2 ये हम लोगों ने खुद से साइन किए हुए हैं, ये पार्ट ऑफ इंडेक्स नहीं है, ये हमने खुद से 012, आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हो, ये आपके अपने साइन किए हुए हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे काउंटर करते हैं जी? The solution is to keep the original list of dictionaries intact and create a second list of customers who are no longer active। तो इसका सोल्यूशन उसने क्या बताया है कि आप एक वो जो डिक्शनरी है उसको वैसे का वैसे रखो, आप उसको क्या नाम है डिलीट ना करो, आप उसके पैरेलल में एक और डिक्शनरी बना लो जिसमें आप इनएक्टिव कस्टमर्स के नाम डाल दो सारे कि ये जो सारे कस्टमर्स हैं इनएक्टिव हैं, ताकि कल को कोई कस्टमर इनएक्टिव आए तो पहले आप उसको इनएक्टिव लिस्ट में चेक करो, अगर वो इनएक्टिव है तो आप उसको पहले बता दो कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि आप इनएक्टिव हो। Then if for example you want to mail all active customers, you use the second list to filter inactive customer in the first list out of the mailing list। तो इसका इसने एक और वो भी बताया कि अगर आपने मेल करना है सारे कस्टमर्स को, कोई प्रमोशन बतानी है या कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है या टर्म्स एंड कंडीशन आपने मेल करनी है, तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट लिस्ट के सारों को आप ऐड करोगे कस्टमर्स को, उसके बाद आप जो इनएक्टिव जो आपके कस्टमर है, जो सेकंड आपने डिक्शनरी या लिस्ट बनाई है, उस सेकंड लिस्ट में से आप जो इनएक्टिव कस्टमर है उनके नाम देख के वो निकाल दोगे और जो एक्टिव है सिर्फ उनको मेल कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है, बाकी के चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाने की हम लोग इसी की लिस्ट पिक कर लेते हैं जो इसने लिस्ट बनाई हुई। कहाँ पे है ये? ठीक है, तो ये लिस्ट उसने बनाई हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें कहीं पे भी इंडेंट नहीं आया हुआ, टैब की स्पेस नहीं है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एरर सिंटैक्स एरर आ गया, क्योंकि क्योंकि जब भी आप अगर नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो किसी भी लिस्ट के दरमियान से ही या डिक्शनरी के दरमियान से ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैब की स्पेस देनी लाजमी होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक ही लाइन में इस लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक लाइन में डिफाइन करने का तरीका क्या है कि सब कुछ आप एक लाइन पे ले आओ। तो मैं सब कुछ एक लाइन पे ले आता हूँ। एक लाइन का मसला ये होता है जनाब साहब के आप लाइन को आगे आगे खींचते रहोगे, लाइन आगे आगे जाती रहेगी।
ले जी, ये एक लाइन में सारी लिस्ट आ गई है। इसको रन करेंगे तो होपफुली नो एरर, कोई एरर नहीं आया। तो जो सिंपल, सबसे सिंपल पाइथन का सिंटैक्स है कोई भी लिस्ट या डिक्शनरी लिखने के लिए, वो एक लाइन का ही होता है कि आप एक लाइन में सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि रीड करना इसको कितना मुश्किल है, आप इसको टॉगल नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि हम कहाँ से डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, कहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एलिमेंट एंड हो रहा है, ये सारी बातें बहुत मुश्किल से समझ आ रही। ठीक है, इसीलिए हम लोग वो टैब की कमांड यूज करते हैं। इसको आप प्रिंट करवा लो, एक दो प्रिंट भी करके देख लो। तो एक लाइन में इतना लंबा कुछ लिखने से प्रॉब्लम यह है कि तो ये आपकी प्रिंट भी हो गई है कस्टमर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी समझ कुछ नहीं आ रहा। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे टैब वाली मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कस्टमर्स की एक लिस्ट है, कैसे पता लगा लिस्ट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि अभी हम लोग लिस्ट का पार्ट ही हैं, लेकिन लिस्ट से बाहर नहीं निकले। तो जिससे आप फॉर लूप का पार्ट हो, फॉर लूप से बाहर नहीं निकलते, तो आप उसको टैब की स्पेस देते हो। सारों जो भी पार्ट फॉर लूप का होता है सबको टैब की स्पेस देते हो। तो अभी ये जो सब कुछ है ये लिस्ट का पार्ट है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ को टैब की स्पेस दे दी है। तो पाइथन को पता लग गया है कि इस ब्रैकेट के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आया हूँ, तो मैं लिस्ट से बाहर नहीं निकला, अभी मैं लिस्ट के अंदर ही हूँ। और ये जो सारा कुछ है, जो जो टैब की स्पेस पे है, ये सारा लिस्ट का पार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ गए। अब यहाँ पे आपकी डिक्शनरी स्टार्ट होती है। डिक्शनरी भी चूंकि मैं नेक्स्ट लाइन पे ले गया हूँ, तब ये जो डिक्शनरी ये जो सारी है, इसको मैं एक और टैब की स्पेस दूंगा, ताकि पता लग जाए कि ये ना सिर्फ पार्ट ऑफ लिस्ट है, ये जो शुरू का टैब है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें बता रहा है जी ये लिस्ट का पार्ट है। तो जो अगला टैब है ये हमें बता रहा है कि ये डिक्शनरी का पार्ट है। ठीक है, तो आपकी डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट पे जाके एंड हो रही है। तो इस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स पे सिर्फ एक टैब की स्पेस है, लेकिन इसके अंदर जो सब कुछ आ रहा है उस पर दो टैब्स की स्पेसिस है। ये लाइन फालतू की है, इसको डिलीट करें। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डिक्शनरी स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट डिक्शनरी भी है, वो भी हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे लेके गए हैं, इसको भी टैब की स्पेस देंगे। थोड़ा सा इसमें फॉल्ट है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है वो यहाँ पे। ये जो है आपका, इसको भी टैब की स्पेस आ गई। और यहाँ पे जी आपकी जो है वो डिक्शनरी लिस्ट खत्म होगी। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखें, होपफुली एरर नहीं आएगा। नहीं आया एरर। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या हुआ जी, ये आपके पास देखने में हमें साफ पता लग रहा है कि डिक्शनरी में, इसमें लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट की जो डिक्शनरी है उसमें क्या क्या पेयर्स हैं। एक लाइन में लिखने से कुछ पता नहीं लग रहा था, अभी आपको साफ पता लग रहा है कि ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का, ये सेकंड एलिमेंट है, और ये थर्ड एलिमेंट है। और हर एलिमेंट की जो डिक्शनरी है उसमें चार पेयर्स हैं, चारों पेयर्स अलग अलग लाइन पे शो हुए हैं। ठीक है, तो ये देखने में आसानी के लिए हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि इसको, अब ये जो आपके कस्टमर आईडीज हैं, ये आईडीज आप चेंज भी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 की जगह आप इसको 101 कर दो, इसको 102 कर दो, 100 कर दो, बल्कि 100 कर दिया, 101 कर दिया, 102 कर दिया। अब हम चाहते हैं कि कस्टमर की जो कस्टमर नंबर 102 हमें बता कह रहा है जी के कस्टमर आईडी नंबर 102 is asking to change his एड्रेस। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, कस्टमर आईडी नंबर 102 ने आके कहा है कि मेरा एड्रेस चेंज करो। मेरा एड्रेस चेंज हो गया, तो मैं अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहता हूँ। तो हम लोग इसके आईडी नंबर देखेंगे 102। हमें क्या पता लगा कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमारी लिस्ट में इसका कस्टमर का डेटा स्टोर हुआ है। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एड्रेस रिट्रीव करके देखते हैं। एड्रेस रिट्रीव करने के लिए हम लोग पहले इसकी डिक्शनरी पूरी पिक करेंगे। हम लोग इसका नाम रख देते हैं कस्टमर 102 डिटेल्स। इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इसकी डिटेल्स क्या है,
कस्टमर्स 2। इसकी डिटेल्स क्या है, कस्टमर्स की जो लिस्ट है उसकी सेकंड इंडेक्स पे जो भी कुछ पड़ा है वो कस्टमर 102 की डिटेल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। कस्टमर 102 डिटेल्स, इसको मैंने रन किया तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, कस्टमर आईडी 102 उसने बोला था। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास कस्टमर आईडी 102 आ गई है। उसका फर्स्ट नेम जिल है, लास्ट नेम सोमर्स है, एड्रेस उसका 3 मेन स्ट्रीट है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 4-5 थी तो हमें एड्रेस देखना बड़ा आसान लगा, हमें पता लग गया जी एड्रेस उसका 3 मेन स्ट्रीट है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन कोई 20 पेयर्स होते फिर एड्रेस देखना मुश्किल होता। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कस्टमर एड्रेस के नाम से वेरिएबल बनाते और हम क्या करते, कस्टमर 102 डिटेल्स की जो डिक्शनरी है उसका हम लोग एड्रेस सर्च करते और यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करवा देते। तो अभी देखो हम लोगों ने, हम यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टमर 102 डिटेल्स की डिक्शनरी एक क्रिएट की, उसमें हमने कस्टमर्स लिस्ट की जो सेकंड इंडेक्स पे सब कुछ पड़ा था उसमें सेव करवाया। फिर यहाँ से हम लोगों ने टॉगल करके एड्रेस के अगेंस्ट, एड्रेस की के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने यहाँ से रिट्रीव करवा ली। ठीक है, तो उसका एड्रेस है 3 मेन स्ट्रीट, हमें पता लग गया। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, आप डायरेक्ट इसको उठा के इधर डाल दो। तो बजाय इसके एक नया वेरिएबल बनाया, हम लोग डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देते। तो डायरेक्ट ही हम लोगों ने क्या किया, हमने उसको बोला कि प्रिंट कर दो कस्टमर 102 डिटेल्स की जो डिक्शनरी है उसका एड्रेस इंडेक्स। ठीक है, अभी इसको मैं मजीद शॉर्ट भी कर सकता हूँ। ये जो पिछली लाइन थी, अभी आप देखो कि मैंने क्या किया कि ये दो लाइनें मर्ज करके एक कर दी। राइट, मैंने क्या किया, इन दोनों लाइनों को मिक्स किया और एक बना दिया। किस तरह भला, कि एक वेरिएबल था एड्रेस, उसमें कस्टमर 102 डिटेल्स की डिक्शनरी थी और उसकी की थी एड्रेस। मैंने इस की के अगेंस्ट जो वैल्यूज आ रही थी वो इसमें सेव करवाई इस वेरिएबल में, फिर मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया। तो मैंने शॉर्टकट इसका क्या लगाया, मैंने शॉर्टकट इक्वल टू के बाद वाली जो चीज़ थी वो डायरेक्ट प्रिंट करवा दी। ऐसे किया ना, मैंने एड्रेस को उड़ा ही दिया। मैंने कहा जी ये इक्वल की मुझे क्या जरूरत है, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ही इक्वल के बाद जो चीज़ है उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो मैंने इक्वल के बाद की चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। अभी आप देखो कि यहाँ पे भी एक इक्वल का साइन आ रहा है ना, इक्वल का साइन। तो मैंने क्या किया, कस्टमर 102 की डिटेल्स थी, इस वेरिएबल इस डिक्शनरी में ये वैल्यू सेव करवाई, उसके बाद मैंने इस डिक्शनरी को यूज करके एक कोई चीज यहाँ पे प्रिंट करवाई। लेकिन मैं अगर ऐसा करूं, मैं डायरेक्ट ये कस्टमर 2 को पिक करूं, अगर मैं डायरेक्ट इसको पिक करूं और इसको प्रिंट करवा के देखूं तो देखें क्या होता है। ये मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और ये भी चल जाता है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही उसकी जो एड्रेस था वो प्रिंट करवा दिया। मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर की जो लिस्ट थी उसका जो सेकंड एलिमेंट था जो कि एक डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है मेरे पास, मैंने इस डिक्शनरी में से एड्रेस की को सर्च किया और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। समझ आई भाई सबको? किसी को नहीं समझ आई तो अभी पूछ लो मेरे यहाँ पे। सबको समझ आ गई? आ गई है सर। आ गई समझ, चलो ठीक हो गया। अब मैंने असल में यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 3 लाइंस को श्रिंक करके एक लाइन बना दिया। पहले मैंने लास्ट 2 को श्रिंक किया, इन दोनों को श्रिंक किया। कैसे श्रिंक किया, मैंने इक्वल साइन और ये वेरिएबल की वैल्यू को स्किप कर दिया। मैं यहाँ पे प्रिंट इस वेरिएबल की वैल्यू को करवा रहा था और ये वेरिएबल किसी चीज के इक्वल है, तो मैंने डायरेक्ट जो जिसके ये इक्वल था मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट मैंने कस्टमर 102 डिटेल्स एड्रेस को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि कस्टमर 102 डिटेल्स की डिक्शनरी में पहले क्रिएट कर रहा था, फिर उसमें से किसी चीज को प्रिंट करवा रहा था। अब मैंने फिर इसको स्किप किया इक्वल वाले साइन को और मैंने डायरेक्ट लिस्ट के इंडेक्स नंबर को यूज करके मैंने इस चीज को प्रिंट करवा दिया। समझ आ गई बात? अब ये जो चीज है ना, ये हमें हमें मुझे लोकेशन बता रही है कि कस्टमर आईडी 102 का एड्रेस जो है वो इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ। लेकिन अगर उस बंदे ने अपना एड्रेस चेंज करवाना है और वो चाहता है कि
customer is saying that his address has been changed to 5 Boulevard, ठीक है। 5 Boulevard, उसने कहा जी मेरा एड्रेस जो है वो चेंज होके 5 Boulevard हो गया। तो अब क्योंकि मुझे लोकेशन पता है कि इस कस्टमर के पुराने एड्रेस की क्या लोकेशन है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसकी जो एड्रेस की वैल्यू है वो चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ जी डिटेल्स। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कस्टमर 102 की डिटेल्स। अब जब उसकी डिटेल्स प्रिंट हुई, उसने अपना एड्रेस कहा मेरा एड्रेस चेंज कर दो, 5 बुलीवार्ड कर दो। पहले उसका एड्रेस क्या आ रहा था, 3 मेन बुलीवार्ड, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ओल्ड एड्रेस, करंट एड्रेस। करंट एड्रेस उसका डेटाबेस में क्या है, करंट एड्रेस इन डेटाबेस है 3 मेन स्ट्रीट। और अब मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन भी उसकी आ गई है ये। तो उसका करंट एड्रेस इन डेटाबेस आ रहा है 3 मेन स्ट्रीट, मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन में उसका एड्रेस क्या आ रहा है, 5 बुलीवार्ड। कस्टमर आईडी है 102 ही हमारे पास आया था, ये भी हमने चेक कर लिया। समझ आ गई बात सबको? आप कैसे चेंज कर सकते हो किसी चीज की वैल्यू को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने ये छोटा सा कोड बना लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी लिस्ट है कस्टमर्स, ये आपकी कस्टमर्स की जो है वो लिस्ट आ गई है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब हम क्या चाहते हैं, कस्टमर आईडी 101 जो है वो अपनी डिलीट करना चाह रहा है, अपने वो मतलब वो कस्टमर छोड़ गया है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कस्टमर 1। आपने डिलीट कर दिया कस्टमर 1 को, उसके बाद आप क्या करते हो, अब आप कस्टमर्स को प्रिंट करवाते हो। अब आपके पास क्या है जी, पहले आपके पास 3 कस्टमर्स आ रहे थे, ये देखें, ये फर्स्ट था, इसकी आईडी थी 100, सेकंड की 101, थर्ड की 102। अब आपके पास 2 आ रहे हैं, 100 और 101। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कस्टमर आईडी 101 wants to terminate his account। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो डिलीट हो गया बड़े आराम से, लेकिन अब कस्टमर आईडी 102 आता है, कस्टमर आईडी 102 wants to retrieve his information। ठीक है, अब कस्टमर आईडी 102 आया अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। हम लोग जब उसकी आईडी नंबर देखेंगे 102, मतलब हमें पता लग गया कि इंडेक्स नंबर 2 पे होना चाहिए इसका सारा इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के नाम से एक हमने लिस्ट बनाई और कस्टमर्स 2 पे हम लोगों ने इसको देखा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपकी जो डिक्शनरी लिस्ट है उसके सिर्फ 2 एलिमेंट रह गए हैं, यानी कि 1 इंडेक्स तक जाके वो खत्म हो रहा है, 2 इंडेक्स उसका है ही नहीं, क्योंकि आप एक इंडेक्स डिलीट कर चुके हो। अगर आप 1 को प्रिंट करवाते हो, कस्टमर आईडी 1 को, तब फिर आपके पास कस्टमर आईडी 100 आ रहा है वैसे ही,
अच्छा अच्छा, गलत कर दी, इसको रन कराओ। अगर आप इसको डिटेल्स को प्रिंट भी कराओ ना, प्रिंट डिटेल्स, अब आपने क्या किया जी, अब आपके पास कस्टमर आईडी 102 आ रही है अगर आप 1 को प्रिंट करवा रहे हो, क्योंकि अब जो 102 था वो मूव करके इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया। तो ये प्रॉब्लम थी जो वो बात कर रहा था कि आप किसी की आईडी को डिलीट करोगे तो उसके बाद वाले जितने भी कस्टमर्स होंगे वो जंप बैक करके एक एक पीछे आ जाएंगे। पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जब इसकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करवाई थी तो कस्टमर 2 के नाम से रिट्रीव करवाई थी, क्योंकि इसकी आईडी 102 है, तब 101 दरमियान में मौजूद था। यहाँ पे आगे 101 दरमियान से गायब हो गया, अब उसकी जो है वो 1 के ऊपर आ गई, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है भाई, समझ आ गई, होपफुली आ गई होगी। मुश्किल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, आपको भी पता है, हमेशा आसान नहीं रहती, चीज़ें मुश्किल होती हैं टाइम के साथ साथ। तो ये मुश्किल हो गया है पाइथन यहाँ पे आके थोड़ा सा। ले फॉर लूप की असाइनमेंट आ गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें से तो पूछ लो। जो जीसीडी था ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है, नजर आ रही है ना सबको असाइनमेंट, स्क्रीन पे शो हो रही है। यस सर, हो रही। इसमें जीसीडी का जो कोड था वो आप लोगों ने पहले किया हुआ है, हम लोगों ने, ये तो वीडियो में भी आपके पास सेव है, तो आपने उसको रीडू करना है दोबारा से सिंपली। एलसीएम का जो था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उस दिन उसकी वीडियो भी बनी थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लोगों ने करना है। ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म थी ये भी हम लोगों ने बनाई थी, सिर्फ इसमें नंबर्स आ गए हैं, उधर स्टार्स थे, तो आपने खुद सोचना है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। ट्राई करो, अगर नहीं समझ आती कुछ ना कुछ ट्राई करके फिर आपने मुझसे पूछना है। अगर कुछ ट्राई करके दिखाओगे कि मैंने ये इतना कुछ किया है लेकिन मुझसे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, फिर मैं बताऊंगा। ऐसे ही मुंह उठा के पूछोगे ना कि सर ये सवाल बता रहे, तो वैसे नहीं मैंने बताया। गूगल करोगे, गूगल पे ये सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी आपको। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप गूगल कर लो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता फिर आप गूगल कर लो। खुद से करने का फायदा ये होगा कि कल को पेपर में जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करनी है उसी वक्त बैठ के, तब फिर गूगल की हेल्प नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप अभी खुद कर रहे हो सॉल्व यहाँ पे चीज़ें, तो फिर आप सॉल्व करने के काबिल रहोगे पेपर वाले टाइम पे भी। अगर खुद नहीं कर रहे तो फिर नहीं, फिर गूगल से देख देख के कर रहे हो तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर आपके प्रोजेक्ट का जो वाइवा होना है और लैब इवैल्यूएशन आपकी जो होनी है, जो आपकी ऑन कैंपस होनी है, लैब इवैल्यूएशन में भी आपने लैपटॉप पे ऑन द स्पॉट 1-2 घंटे में जो आपको कोड मिलेगा वो आपने बना के दिखाना है, तो फिर आप दोबारा से फंस जाओगे। तो अभी तो आपको असाइनमेंट बनाना बड़ा आसान लगेगा, गूगल से कोड उठाया है और उसको थोड़ा चेंज करके जो भी मॉडिफिकेशन है वो करके जमा करा दिया, लेकिन बाद में फंसोगे आप लोग। प्रोग्राम नंबर 4 जो है वो वही है जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास एक नंबर है, किसी भी लेंथ का यूजर ने एंटर किया है, आपने उसके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बताना है कि कौन सा डिजिट जो है, सॉरी, फिर उनको ऐड करके उनका सम दिखाना है। तो इसके लिए जो पहला स्टेप था वो मैंने आपको बताया भी था कि आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इस नंबर की लेंथ कितनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद फिर आप उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी जो लेंथ है वो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है लूप लगा के। आपने पहले जो नंबर यूजर ने एंटर किया उसको 10 से माइनस करना है, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो मतलब आपका नंबर 10 से बड़ा है। फिर आपने उसको 100 से माइनस करना है, अगर फिर भी नेगेटिव आती है तो मतलब आपका नंबर 100 से भी बड़ा है। फिर 1000 से, फिर 10,000 से, फिर 1 लाख से, 10 लाख से, या अगर आप अमेरिकन के हिसाब से चलें तो 100,000 से, फिर 1 मिलियन से, फिर 10 मिलियन से, ठीक है, 100 मिलियन से, फिर 1 बिलियन से, इस तरह कर करके आप इसको बढ़ाते रहोगे। जिस पॉइंट पे जाके आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई वो आपने चेक लगा के रखना है। जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गई उस पॉइंट पे आपको पता लग जाएगा कि आपके जो यूजर ने जो नंबर एंटर किया उसकी लेंथ कितनी है। सपोज आपने 100,000 से माइनस करवाया है यूजर के एंटर किए हुए नंबर को और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। 100,000 का मतलब क्या है कि आपके पास कितने डिजिट्स होंगे, 100,000 में कितने डिजिट्स होते हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, उसमें 6 डिजिट्स होते हैं 100,000 में। तो जब आप 6 डिजिट वाले नंबर से एक नंबर को माइनस करवा के वैल्यू पॉजिटिव लेके आ रहे हो और 5 डिजिट वाले से माइनस करवा के वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब आपका जो नंबर है वो 10,000 से 1 लाख के दरमियान में है। 10,000 से 1 लाख के दरमियान का मतलब यह है कि आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 5 है। तो आपका जो 12,345 नंबर है, अगर इसको मैं 10,000 से माइनस करवाता हूँ तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आती है, इसको मैं 1 लाख से माइनस करवाता हूँ तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आती है।
सॉरी 10,000 को माइनस ये 12,345 कराऊँ तो वैल्यू नेगेटिव आती है, 1 लाख माइनस 12,345 कराऊँ तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो मुझे पता लग गया जी कि मेरा जो नंबर है वो 5 डिजिट्स वाला नंबर है। अब इन 5 डिजिट्स के फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है वो निकालना कैसे है, वो आप खुद सोच के निकालोगे। इसकी मैंने हिंट वैसे दी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पावर आपने लेनी है। पावर का मतलब ये है कि जो बंदा एक्सपोनेंट एंटर करेगा उतनी दफ़ा आपने जो बेस एंटर करेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इसका लूप सिंपल सा लगेगा, वो आपको एक नंबर एंटर करके देगा और आपने उतनी दफ़ा एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये भी सिंपल सा कोड है। ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला है ये। एक यूज़र ने अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और फिर उसने अपना पासवर्ड एंटर करना है, क्रिएट करना है पासवर्ड। जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड 2 दफ़ा पूछा जाता है, तो आपने दोनों दफ़ा उसका 2 दफ़ा उसका पासवर्ड पूछना है, फिर चेक करना है कि पासवर्ड उसने दोनों दफ़ा ठीक डाला है कि नहीं डाला। अगर गलत डाला है तो फिर आप उसको दोबारा से कहोगे जी दोबारा से पासवर्ड डालो। उसको 3 ट्राइज आपने या 4 ट्राइज जितनी भी आप देना चाहते हो उसको ट्राइज दे दो। जब वो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे फिर आप उसको लॉगिन पेज पे लेके जाओगे, फिर आप उसे कहोगे अपनी ईमेल आईडी डालो और पासवर्ड डालो। अगर उसने जो पासवर्ड क्रिएट करते हुए जो ईमेल आईडी डाली थी और जो पासवर्ड डाला था, अगर वो दोनों एंटर कर देता है तो फिर आप उसको डिस्प्ले कर दोगे एक्सेस इज ग्रांटेड। अगर वो गलत पासवर्ड डालता है तो आप उसको बताओगे कि पासवर्ड गलत है, एक और अटैम्प्ट दोगे उसको। अगर फिर गलत डालता है फिर एक और अटैम्प्ट दोगे। अगर थर्ड टाइम वो गलत डालता है तो फिर आप उसको लिखोगे एक्सेस इज नॉट ग्रांटेड। जिस जगह पे वो सही ईमेल और पासवर्ड डाल देते हैं वहां पे आप उसको एक्सेस ग्रांटेड शो करवा दोगे। अभी उसके आगे क्या करना है वो तो हम लोगों ने कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आपने एक्सेस इज ग्रांटेड तक शो करवाना है। ठीक है अगर जी। पहली ट्राई में ग्रांटेड हो गया तो फिर ठीक है। हाँ पहली ट्राई में करेक्ट हो गया तो आप उसको एक्सेस इज ग्रांटेड शो करा दोगे। लेकिन अगर वो गलत डाल रहा है तो आप उसको दोबारा से रीट्राई देते हो। मतलब ये जो पासवर्ड के जो कोर्स चल रहे हैं ना आपकी ईमेल आईडी के, फेसबुक वगैरह के, क्रिएट कैसे होता है, अभी हम लोग बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे, नेम वगैरह ये वो, हम सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो उनके पीछे ये कोड चल रहा होता है सिंपल से। एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज लगी होती हैं लेकिन होता है बेसिकली यही कोड। आप उसकी ईमेल आईडी चेक करते हो जो उसने पहली दफ़ा अकाउंट बनाते हुए एंटर की थी वही है, और आप उसका पासवर्ड चेक करते हो कि उसने पहली दफ़ा बनाते हुए पासवर्ड डाला था वही है। अगर दोनों मैच करते हैं तो आप उसको एक्सेस दे देते हो। अगर मैच नहीं करते तो आप उसको दोबारा ट्राई देते हो कि दोबारा ट्राई कर लो। 3 ट्राइज दोगे आप, तीसरी ट्राई भी गलत कर दी तो आप उसको कहोगे जी एक्सेस इज नॉट ग्रांटेड। अगर दरमियान में कहीं पे भी ठीक होगी तो आप उसको एक्सेस इज ग्रांटेड दे दो। ठीक हो गया। जी सर। चलें जी, ये आपका लेक्चर आज का ख़त्म हो गया है। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट आपका सिंपल सा ये है जी कि ध्यान से सुनिएगा, इसकी डिटेल्स मैं लिख भी दूंगा। इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे। अभी सिर्फ इसका टाइटल आप सुन लो। आपका जो यूईटी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि आप जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करता है यूईटी में, उसके एफएससी के मार्क्स काउंट होते हैं और उसके टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। यही है ना, 70% एफएससी 30% टेस्ट या सेटअप चेंज हो गया है। चलो Yes. हम पिछले रूल के हिसाब से बात कर लेते हैं, या 50-50 जितने भी परसेंटेज होती हैं वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? मेरिट लिस्ट ऐसे बनती है कि जिन लोगों ने प्रायोरिटी दी होती है, किसी प्रायोरिटीज आपसे पूछी जाती हैं 2 या 3। जिन लोगों ने मैकेनिकल की प्रायोरिटी दी होगी या आईएमई की प्रायोरिटी दी होगी और उनके परसेंटेज उन सारे जिन्होंने आईएमई की प्रायोरिटी दी है उन सब में टॉप पे होंगी, तो वो उन लोगों को आईएमई में एडमिशन दे दिया जाता है। ऐसे ही है ना। तो अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया है उसमें से 20 लोगों ने आईएमई की प्रायोरिटी दी है और आईएमई में 10 सीट्स हैं सपोज, तो जो उन 20 लोगों जिन्होंने आईएमई की प्रायोरिटी दी है उनमें से जो टॉप के 10 होंगे जिनकी परसेंटेज दोनों की मिला के टेस्ट और नंबरों की टॉप की परसेंटेज बन रही होगी, उन लोगों को आईएमई में एडमिशन दे दिया जाएगा। बाकी 10 से माजरत कर ली जाएगी। फिर बाकी जो 10 है उनकी सेकंड प्रायोरिटी चेक की जाती है कि उनकी सेकंड प्रायोरिटी क्या थी या थर्ड प्रायोरिटी क्या थी। ऐसा ही होता है ना। ये प्रोसीजर तो Yes. आपको पता है ना। इसमें क्या है कि आप सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, एफएससी के मार्क्स डालते हैं, अपने टेस्ट के मार्क्स डालते हैं, फिर उनकी प्रायोरिटीज देखी जाती हैं कि हर किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। तो अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 लोगों ने सपोज मैकेनिकल की प्रायोरिटी दी हुई है या कंप्यूटर साइंस की प्रायोरिटी दी हुई है, तो कंप्यूटर साइंस की सीट्स चूँकि 20 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उन 50 में से जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस है उसमें से टॉप 20 पिक करेंगे और इन टॉप 20 को हम लोग कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दे देंगे। बाकी 30 के साथ हम लोग क्या करेंगे, बाकी 30 की हम लोग सेकंड प्रायोरिटी को देखेंगे। सपोज बाकी 30 में से 10 की सेकंड प्रायोरिटी मैकेनिकल की है और मैकेनिकल जो है उसमें
बाकी जो 50 लोगों ने कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, बाकी 100 में से 20 लोगों ने मैकेनिकल की फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। मैकेनिकल में भी 20 सीटें हैं। अब मैकेनिकल में 20 लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है, 10 लोगों की उन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है जो लोग कंप्यूटर साइंस से रिजेक्ट होके आए हैं। तो अब मैकेनिकल में 30 लोगों का मुकाबला हो रहा है और 20 सीटें हैं। तो अब उन 30 में से जो टॉप के 20 होंगे वो मैकेनिकल में प्लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो बाकी के 10 बचेंगे हम लोग उनकी सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे या थर्ड प्रायोरिटी देखेंगे। तो बाकी के 10 हैं उनमें से सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी जिनकी है, कोई और सपोज इलेक्ट्रिकल है, तो फिर हम उनका मुकाबला इलेक्ट्रिकल में करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे कि वो मेरिट पे पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मेरिट बनता कैसे है कि टॉप के जो 20 बच्चे होते हैं वो मेरिट खुद ब खुद ही बना देते हैं, हम लोग खुद से सेट नहीं करते। अगर 20 सीटें हैं और 50 लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है तो जो टॉप के 20 होंगे वो ऑटोमेटिकली मेरिट को सेट कर देंगे। तो आप लोगों ने पाइथन के ऊपर डिक्शनरी और लिस्ट को यूज करके और एक्सेल के ऊपर आपने ये एक शीट बनानी है एक्सेल पे और पाइथन पे कोड बनाना है जिसमें बच्चे जो हैं, हम लोग 100 तो नहीं करते, चलो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, हम लोग 50 या 30 बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, 30 बच्चों का डेटा आपने एंटर करना है, उनके मार्क्स एफएससी के, उनका नाम, उनके एफएससी के मार्क्स, उनके एंट्री टेस्ट के मार्क्स और उनकी प्रायोरिटी। 2 प्रायोरिटीज हम लोग ले लेते हैं, 3 पे नहीं जाते। उनकी 2 प्रायोरिटीज हैं, कोई सी भी 2 प्रायोरिटी देख लो, 6 डिपार्टमेंट बना लो या 5 डिपार्टमेंट बना लो, हर डिपार्टमेंट में 6 लोग का एडमिशन कराना है आपने। 5 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में 6 बच्चों का एडमिशन होना है। लोग अप्लाई कर रहे हैं जी, 30 पीपल अप्लाई कर रहे हैं, 30 लोगों ने अप्लाई किया है या 30 से भी ज़्यादा जितने भी कर रहे हैं। तो फिर आप उनकी मेरिट लिस्ट बनाओगे, उनके एफएससी के मार्क्स, उनके मैट्रिक टेस्ट के मार्क्स डाल के उनकी परसेंटेज निकालोगे। उस परसेंटेज की बेस पे आपने उनको प्लेस करना है कि उनका किस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो रहा है। समझ आ गई बात? समझ आपको आ गई है? सर बना, यस बनाना सर। बनाना किस तरह है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेंथी भी नहीं होगा, होगा छोटा सा ही, लेकिन इसकी आपको वो लॉजिक बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फार्मूलाज क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन यही करने आए हो आप। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप ये खुद से बनाने की कोशिश करते हो ना तो इसका बड़ा फायदा होगा। आप लोगों को दिमाग थोड़ा खुलेगा आप लोगों का। अगर आपका दिमाग खुल गया तो आपको सिर्फ इस कोर्स में फ़ायदा नहीं होगा, इसका बाकी